नमस्कार दोस्तों, शिक्षा वे में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास का पहला चैप्टर, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। तो जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो देखने के बाद पूरा वीडियो देखिएगा, आपको अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि हम इसमें चैप्टर को रटवा नहीं रहे, समझा रहे हैं। और मैं आपकी इस चैप्टर में वह चीज़ लेके आया हूँ जो आपको मेन पेपर में आएगा। तो आइए बिना टाइम गवाए हम पढ़ते हैं। तो पहला है हमारा राष्ट्रीयवाद। राष्ट्रीयवाद क्या है? तो अपने देश के, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रीयवाद कहते हैं। जैसे हमारे भगत सिंह थे, वो अपने देश के प्रति काफ़ी प्रेम करते थे और शहीद हो गए, तो उसे क्या कहेंगे हम? राष्ट्रीयवाद। अगला है हमारा राष्ट्र क्या है? अर्नेस्ट रेनर। अर्नेस्ट रेनर एक बहुत बड़े व्यक्ति थे। उनके अनुसार समान भाषा, नस्ल, धर्म से बने एक क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। एक क्षेत्र में समान भाषा हो, समान नस्ल हो और समान धर्म हो, वह क्या कहलाएगा? एक राष्ट्रीय कहलाएगा। एक राष्ट्रीय लंबे प्रयासों, त्यागों और निष्ठा के चरम बिंदु होता है। अगला पढ़ते हैं, स्टेट जनरल क्या है? स्टेट जनरल क्या है? स्टेट जनरल 1789 में स्टेट जनरल एक आम सभा थी जो क्षेत्र के, जो फ्रांसीसी क्षेत्र के संप्रदायों, अलग अलग संप्रदायों के लोग थे, उनकी संपदाओं की प्रतिनिधित्व करती थी। बाद में इसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली रख दिया गया। क्या रख दिया गया? नेशनल असेंबली। अगला है हमारा वियना कांग्रेस 1815 क्या है? यूरोपीय देश के राजदूतों का एक सम्मेलन हुआ जो 18 सितंबर से 14 जून तक चला 1815 में। अब वियना क्या है? वियना एक राज्य है, ऑस्ट्रेलिया का एक राज्य है, जहाँ पर ये आयोजित किया गया था, तो इसलिए इसको क्या कहा गया? वियना कांग्रेस कहा गया। अगला हमारा नेपोलियन। इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति था नेपोलियन। अब उसके बारे में हम जानते हैं। नेपोलियन जो था वो 15 अगस्त 1769 में उसका जन्म हुआ और वो कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का रहने वाला था। यह एक बहुत बड़ा महान सम्राट था जिसने अपने व्यक्तित्व और कार्यों से पूरे यूरोप के इतिहास को क्या किया था? प्रभावित कर दिया था। अपनी योग्यता के बल पर 24 वर्ष की आयु में सेनापति बन गया। उसने कई युद्धों में फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई और अपार लोकप्रियता हासिल कर ली। फिर उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और देखते देखते वह फ्रांस का शासक, सम्राट बन गया। आइए अब अगला देखते हैं। अगला है हमारा उदारवादी। उदारवादी से आप क्या समझते हैं? उदारवादी लातीनी भाषा के मूल्य पर आधारित है जिसका अर्थ है आज़ाद, आज़ादी। उदारवादी सोच वाले लोग क्या चाहते हैं? तेजी से बदलाव चाहते हैं और विकास चाहते हैं। वह लोग विकास को प्राथमिकता देते हैं। वो कहते हैं कि पुरानी चीज़ों को नहीं सोचना, हमें पुराने ख्यालात वाले नहीं होते, या सोचते हैं आगे देश का कैसे विकास होगा, उन्हें उदारवादी लोग कहते हैं। अगला है नारीवाद। नारीवाद क्या है? स्त्रियों ने एक क्रांति की अपने हक की लड़ाई के लिए, उसे नारीवाद कहा गया। स्त्री, तो ये पढ़ते हैं, स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध कहलाया नारीवाद। क्या कहलाया? नारीवाद। अगला है हमारा फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। फ्रांस में जो क्रांति हुई और उनका विचार क्या था, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 1789 में हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति में लोगों की मांग थी कि राजतंत्र को खत्म करके प्रजातंत्र स्थापित की गई। सामूहिक पहचान बनाने के लिए एक कदम इन्होंने उठाया। अब फ्रांसीसी क्रांति हुई, उसके बाद इनकी जीत हो गई, तो उन्होंने उसके बाद क्या क्या किया? प्रत्येक राज्य से एक स्टेट जनरल चुना गया और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली रख दिया गया। अगला है फ्रेंच भाषा को एक राष्ट्रीय भाषा घोषित कर गया। फ्रेंच भाषा को इसलिए राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया क्योंकि फ्रेंच भाषा के लोग बहुत ज़्यादा थे, तो इस बहुत ज़्यादा लोग फ्रेंच भाषा बोलते थे, इसलिए फ्रेंच भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया गया। एक प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसका सबको कानून मानना था। मतलब एक प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, उसमें जो कानून थी वह सबके लिए बराबर थी और उसको सबको मानना जरूरी था। अगला है आंतरिक यातायात सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया। जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जो सीमा शुल्क लिया जाता था सामान को भेजने के लिए, उसको क्या कर दिया गया? माफ़ कर दिया गया। और जो भार और मापापन थी वह एक समान कर दी गई। पहले होता था कि अगर
एक राज्य में अगर एक चीज़ 10 किलो है तो वह दूसरे राज्य में जाकर उसका वजन 2 किलो हो जाएगा या 3 किलो हो जाएगा या आधा किलो हो जाएगा। ये सब हटाकर उन्होंने एक समान कर दिया गया, व्यवस्था लागू कर दी गई। अगला है, जो फ्रांस के स्कूल के और कॉलेज के बच्चे थे, उन्होंने अब उनके द्वारा समर्थन के रूप में एक क्लब का गठन किया जिसका नाम रखा गया जैकोबिन क्लब। आपसे पेपर में पूछ सकता है जैकोबिन क्लब क्या है। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और बच्चों कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे पता चलेगा कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ और आपको क्या क्या चाहिए, तो कमेंट करना ना भूलें। अगला है, फ्रांस की आर्मी ने समर्थन के तौर पर हर विदेशी क्षेत्र में भेजे दिए गए और राष्ट्रवादी भावना को चली गई। जो फ्रांस के आर्मी थी उनको अलग अलग देशों में भेजा गया कि जो वहाँ के लोग हैं उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना को पैदा करे, और इससे राष्ट्र की भावना उनके अंदर पैदा हुई अलग अलग देशों में। अगला है हमारा नेपोलियन का शासनकाल। जब नेपोलियन फ्रांस पर अपना शासन चलाने शुरू किया तो उन्होंने प्रजातंत्र को हटाकर राजतंत्र स्थापित किया। जब नेपोलियन राजा बन गया था तो लोगों की उम्मीद थी कि नेपोलियन राजा बनाए तो अब प्रजातंत्र लाएगा, लेकिन ऐसा बहुत गलत हुआ। नेपोलियन प्रजातंत्र नहीं लाया, वो राजतंत्र स्थापित कर दिया गया। नागरिक संहिता, अब नेपोलियन से लोगों की उम्मीद थी कि चलो भाई अब नेपोलियन कुछ करेगा देश के लिए, तो नेपोलियन ने एक कानून व्यवस्था बनाई और उसको कहा गया नागरिक संहिता या नेपोलियन संहिता, जो 1804 में बनाई थी। इसके अंदर क्या था? इसके अंदर था कानून जो था वो सबके लिए बराबर था। कोई नस्ल या किसी नस्ल के लिए किसी अमीर गरीब कोई भेदभाव नहीं, कानून सबके लिए बराबर होगा। संपत्ति का अधिकार सुरक्षित किया गया। नेपोलियन ने कहा जिसको जितनी संपत्ति रखना है वो रख सकता है। कोई भी ये नहीं कि ऐसा बनाया कि इतनी संपत्ति रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं बनाया। नेपोलियन ने कहा जिसको जितनी संपत्ति रखना है रख सकता है। अगला है भूदायित्व और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति लाई। जो जागीरदार थे वह लोगों से कर वसूलते थे और राजा को देते थे, लेकिन अब यह कर माफ कर दिया किसने? नेपोलियन ने। और जो भूदायित्व है जिस पे लोग काम करते थे वो भी नेपोलियन ने हटा दिया। अब जागीरदारी, जागीरदारी देखते क्या होता है। इसके तहत किसानों, जमींदारों और उद्योगपतियों द्वारा तैयार सामान का कुछ हिस्सा कर के रूप में सरकार को देना पड़ता था। जो जागीरदार लोग होते थे वो क्या करते थे? किसानों, जमींदारों और उद्योगपतियों से सामान लेते थे और वह राजा को ले जाकर दे देते थे, लेकिन नेपोलियन के आने के बाद ये सब हटा दिया गया था। अगला है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। जो यूरोप था उसके अंदर राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ तो वो पढ़ेंगे। किसी राष्ट्र के निर्माण के लिए एक सामूहिक पहचान, संस्कृति, परंपरा आदि का एक समान होना जरूरी है किसी राष्ट्र का निर्माण के लिए। लेकिन यूरोप में यह नहीं था। यूरोप में अलग अलग समाज के लोग रहते थे। जैसे हैब्सबर्ग साम्राज्य में अलग अलग भिन्न प्रकार के लोग रहते थे और अलग अलग भाषाएं बोलते थे। जैसे जर्मन, अंग्रेजी, फ्रेंच, इटली आदि अलग अलग भाषाएं बोलते थे। तो इन्होंने सोचा कि अब राष्ट्र का निर्माण करेंगे, तो राष्ट्र के निर्माण के लिए ऐसे तो राष्ट्र का निर्माण होगा नहीं, तो इन्होंने एक भाषा, एक संस्कृति और एक समान कानून लागू किया। तो उसके लिए हम पढ़ते आगे राष्ट्र का निर्माण कैसे हुआ, राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्यों के विचार कैसे उभरे। अब हम इसमें 4 पॉइंट लिखे हैं, चारों पॉइंट को अच्छे से समझाएंगे। यूरोप समाज की संरचना कैसे हुई, उदारवादी राष्ट्रवाद क्या है, रूढ़िवाद क्या है और क्रांतिकारी कौन थे। तो उससे पहले हम ये पढ़ ले कि 19वीं शताब्दी के पहले यूरोप में बहुत ज़्यादा असमानता थी। क्या थी? असमानता, अमीर और गरीब, जिसे हम अपनी आम लैंग्वेज में कह सकते हैं। उच्च वर्ग के जो लोग थे उन्हें कुलीन वर्ग कहा जाता, जो अमीर लोग थे उन्हें कुलीन वर्ग कहा जाता, और जो निम्न लोग थे उन्हें क्या कहता है? कृषि वर्ग। ठीक है। उच्च वर्ग के लोग जिन्हें कुलीन वर्ग कहा जाता था और निम्न वर्ग के लोग जिन्हें कृषक वर्ग कहा जाता था। जो उच्च वर्ग के लोग थे उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा कम थी। उच्च वर्ग तथा अमीर लोगों का वर्चस्व था। जमींदार थे ये लोग, क्योंकि इनके पास बहुत सारी खेत थे और इनको बहुत सारे अधिकार दिए जाते थे। वहीं निम्न वर्ग के लोग थे, इनको जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी, ये निम्न वर्ग के थे, इनके पास ज़मीन नहीं होती थी और ये किराए पर रहते थे। किसी भी प्रकार के अधिकार भी इनको नहीं दिए जाते थे। यानी यूरोप में जो था समाज में बहुत ज़्यादा असमानता थी। लेकिन 19वीं सदी के बाद एक नया मध्य वर्ग जुड़ा। इसमें एक नया वर्ग जुड़ा जो ना गरीब था ना अमीर था। यह एक नया वर्ग है, इसमें गरीब भी थे और अमीर भी थे। इन्हें कहा गया मध्य वर्ग के लोग। ठीक है।
जो ना ज़्यादा गरीब थे और ना ज़्यादा अमीर थे। नए मध्य वर्ग देखते हैं किसे कहते हैं। इसमें सभी पढ़े लिखे लोग थे, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, उद्योगपति, व्यापारी आदि लोग इसमें आते हैं। पढ़े लिखे होने के नाते इन्होंने एक समान कानून की मांग की, यानी राष्ट्रीय उदारवादी राष्ट्रीय। अब जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने कहा कि भाई हमें एक समान कानून चाहिए, ठीक है, सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। तो इन्होंने राष्ट्रवाद का अब आंदोलन किया इन्होंने। अभी उदारवादी थे, उदारवादी मैंने आपको बताया क्या होते हैं, खुले विचार वाले थे, ठीक है, राष्ट्रवाद थे, इन्हें देश से प्रेम था, लगाव था, और ये एक समान कानून मांगते थे। उदारवाद और राष्ट्रवाद की विशेषताएं, अब आपको मैं बता दूं उदारवाद और राष्ट्रवाद की विशेषताएं क्या है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सबको एक समान स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, सबको कानून के समक्ष सब एक समान की मांग करते थे। जो कानून की जो मांग करते थे वो एक समान करते थे, क्योंकि सबको एक समान कानून चाहिए, कोई अमीर कोई गरीब या किसी नस्ल का हो, कोई भेदभाव नहीं होगा, सबको एक समान कानून मिलना चाहिए। सरकार के पक्षधर, मतलब सरकार में इनको भी जगह मिलना चाहिए, ये भी सरकार बना सके। बाजार की स्वतंत्रता, जो बाजार में कर लगते थे उन पे स्वतंत्र, उस पर कोई भी प्रतिबंध ना लगेगा कि ये छोटी बाजार तो इस पर प्रतिबंध लग गया, या बड़ी बाजार है इस पर प्रतिबंध, ऐसा सब प्रतिबंधों की स्वतंत्रता मांगते थे। आगे है, इस उदारवादी राष्ट्र के चलते राष्ट्रवाद का विचार सब जगह फैलने लगा। इसी वजह से 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। अगला पॉइंट है, इससे एक राज्य के अंदर जो भी नियंत्रण चीजों या पूंजी के आगमन पर था उसे खत्म कर दिया गया, लेकिन अलग अलग राज्यों के बीच नियंत्रण यानी सीमा शुल्क को खत्म नहीं कर पाए। जो एक देश था उसके अंदर तो जितने अलग अलग राज्य थे उसके अंदर जो सीमा शुल्क था उसको तो माफ कर दिया गया, लेकिन एक देश से दूसरे देश में जाने पे जो सीमा शुल्क था उसको माफ नहीं किया गया। और ये अभी भी चलता है। अगर भारत से कोई सामान पाकिस्तान जाए या पाकिस्तान से कोई भी सामान भारत आए या अमेरिका किसी भी देश में जाए उस पर सीमा शुल्क लगता है, लेकिन भारत के अंदर ही किसी राज्य में कोई भी सामान अगर किसी और राज्य में जाए तो सीमा शुल्क नहीं लगता। अगला पॉइंट हमारा, इसके लिए एक संगठन या कमेटी बनाई गई जिसका नाम था जालबेराइन, जिसने भी शुल्क अवरोध से उसे समाप्त कर दिया गया। जो शुल्क लगे रहते थे, नियंत्रण लगा रहता था चीज़ों पे, उसको समाप्त कर दिया इस कमेटी ने। मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई। जो मुद्राओं की संख्या थी वो क्रांति से पहले कितनी थी, पहले थी 30 से भी ज़्यादा थी, लेकिन अब 2 कर दी गई। जैसे भारत में मुद्रा 1 है रुपया, वैसी अब फ्रांस में क्या कर दी गई, 2 मुद्रा कर दी गई। नेपोलियन के समय केवल पुरुष जिनके पास धन है वही वोट दे सकते थे। अब अगला पढ़ते हैं रूढ़िवाद। आपको मैंने रूढ़िवाद लोग बता दिया कौन थे, और रूढ़िवाद के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। 1815 के बाद नई रूढ़िवाद आई। जब नेपोलियन का शासन समाप्त हुआ तो रूढ़िवाद के लोग दोबारा आए, और 1815 में नेपोलियन को हरा दिया गया रूढ़िवादियों द्वारा। इसके लिए ऑस्ट्रिया, प्रसा, रूस, ब्रिटेन ने मिलकर काम किया। किसने काम किया, ऑस्ट्रेलिया ने, प्रसा और रूस, यह तीनों देश मिलकर, और ब्रिटेन, 4 देश, यह चारों देश ने मिलकर किसको, नेपोलियन को हराया। और इसको क्या कहा गया, वाटरलू की लड़ाई। पेपर में आपसे पूछा जाएगा कि वाटरलू की लड़ाई में किसको हराया गया तथा कौन कौन से देश शामिल थे, तो नेपोलियन को हराया गया, ऑस्ट्रिया, प्रसा, रूस और ब्रिटेन ने मिलकर हराया था। कब हराया था, 1815 में, ठीक है। अगला पॉइंट है, इसके बाद यूरोपीय सरकार पारंपरिक संस्थाएं और परिवार को बनाए रखना चाहती थी। जो यूरोप की सरकार थी वो पारंपरिक, जो नेपोलियन ने पहले से पारंपरिक संस्था बना रखा था और परिवार का नियोजन कुछ कानून बना रखे थे उसको बनाए रखा। इसके लिए उन्होंने नेपोलियन के समय जितने भी बदलाव हुए थे उन सबको खत्म कर दिया। नेपोलियन ने जो मेन बदलाव किए थे उसको खत्म कर दिया गया, जिसके लिए एक समझौता किया गया, और एक समझौता हुआ जिसका नाम रखा गया वियना का समझौता या वियना संधि। वियना आपको जैसे बताया था कि एक जगह का नाम है जो कहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है वियना। अब वियना की संधि क्या थी या वियना समझौता क्या था वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। देखने के लिए धन्यवाद, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करे और लाइक करे। और आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कमेंट्स में बताइए कि वीडियो कैसे बनी है और आगे आपको क्या चाहिए। धन्यवाद।